अपने कमरे में चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना, यानी जिसकी जो जगह है उस सामान को वहीं पर रखना आपके कमरे को सुंदर तो बनाता ही है, साथ ही साथ इसके कुछ और फायदे भी होते हैं। जैसे कोई नई चीज़ अगर आप लेकर आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कमरा बहुत भरा हुआ है और आपको इस बात पे अपना समय नहीं खर्च करना पड़ता कि उस चीज़ को आपको कहाँ रखना है, क्योंकि चीज़ें आपने सब व्यवस्थित रखी है तो आपको ये चीज़ पहले से पता होती है। एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी भी किसी चीज़ को खोजना हो तो उसमें अपना समय नहीं खर्च करना होता। आपको पता है कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, हमेशा कहाँ रखते हो और वो आपको वहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आपके कमरे में आए और तारीफ़ कर दे कि भाई वाह! आपने तो अपना कमरा बहुत सजा के रखा है या आपका कमरा सुंदर दिखाई देता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फ़ायदे हैं। वैसे ही जब आपके सामने कोई भाषा बोल रहा हो, तो अगर आपको उसकी भाषा सुनकर आप उससे आकर्षित हो जाते हैं कि भाई वाह! आपकी भाषा पे पकड़ तो बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कई बार होता है ना कि हम किसी की भाषा सुनते हैं और हम बड़े मोहित हो जाते हैं कि आपने तो कितनी अच्छे से अपनी बात रख दी। हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति हम जितने ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली हमारा जो है वो व्यक्तित्व हो जाता है, क्योंकि हम समर्थ हैं, सक्षम हैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाने में। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कि जो कन्विंसिंग पावर होता है किसी व्यक्ति में, वो बहुत प्रबल होगा यदि उसकी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत है तो। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब होगा जब आपकी शब्दों पे पकड़ होगी। आपको बहुत सारे शब्दों के विषय में जानकारी होगी। आपके मन में उठने वाली भावनाएँ नए-नए शब्द नहीं तलाशती, बल्कि जितने शब्द आपको पता होते हैं, जितने शब्दों की आपको जानकारी होती है, उतने ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो आज का अध्याय है, उसका नाम है शब्द विचार। इस अध्याय में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊँगा, पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा कि देखिए ये शब्दों के प्रकार हैं, इन्हें आप रट लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार में हमेशा ऐसे ही शब्द आएँगे, नहीं। मैं आपसे बातचीत करूँगा और इस बातचीत में हम एक दूसरे के भीतर वो समझ स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो हमें शब्दों को देखकर ही ये बताने का प्रयास करेगी, समझाने का प्रयास करेगी कि अच्छा, ये शब्द का ये प्रकार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस अध्याय को और देखिए सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। वर्ड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनमें से एक प्रमुख वर्गीकरण जो है, एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है, वो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्रोत यानी कहाँ से आए हैं, उत्पत्ति यानी कहाँ से उन शब्द का जन्म हुआ है, कहाँ से हमने लिया है। ठीक है, आप जानते हैं कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं। इस वर्गीकरण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि कोई शब्द किस भाषा से आया है, उस भाषा में जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वह हिंदी में किस रूप में प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। क्योंकि आप जानते हैं कि शब्दों के अर्थ जो हैं वो हमेशा से एक जैसे नहीं रहते, उनके शब्दों में जो है उसके अर्थ में अंतर आ जाते हैं। कई बार शब्दों का जो अर्थ है वो सिमट जाता है, कई बार बहुत व्यापक हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि हम अगर उस समय की बात करें जो आज से कुछ 100-150 वर्ष पूर्व हो, तो उसमें विदेशी शब्द का अर्थ अलग होता था, लेकिन आज विदेशी शब्द के मायने अलग हैं। आप देखेंगे इतिहास में विदेशी का मतलब अगर बहुत पहले जाएंगे तो वो होता था जो दूसरे गांव से आया, दूसरे नगर से आया है, उसको भी विदेशी कहते थे। लेकिन आज विदेशी का मतलब दूसरे देश से है। तो ऐसे शब्दों के अर्थ में जो है सिमटना, संकुचन या उसके अर्थ का और व्यापक हो जाना, ये सब चीज़ें समय के साथ जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि भाषा के विकास क्रम में हिंदी में विभिन्न स्रोतों से शब्द आए हैं जो कालांतर में भाषा का हिस्सा बन गए हैं। चूंकि हम स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं, तो देखिए ये कॉलम है 3। एक है शब्द का प्रकार, कि भाई अगर हम स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे तो कौन कौन से प्रकार के शब्द हम देख सकते हैं। आप खुद जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई शब्द वो हो सकते हैं जो सीधे की सीधे हमने जो संस्कृत में थे, मान लीजिए अगर संस्कृत से लिए हैं तो वैसे के वैसे उठा के हमने हिंदी में रख दिए, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हो सकते हैं ना जो संस्कृत में कुछ और है और हमने उसको लिया तो उस शब्द को है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया।
जैसे जब मैं आपसे कहता हूं कि जाकर एक दूध का पैकेट ले आइए, तो आपने दूध कहा। अगर आप दुग्ध कहते तो आपके उच्चारण, आपको ऐसा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है आपके मुख को। तो कई बार ये हुआ कि हमने सरलता के लिए, सहजता के लिए भी परिवर्तन किए हैं शब्दों में, कई बार ऐसा होता है। तो दुग्ध से दूध हो गया, इस तरह के शब्दों की बात कर रहा हूं। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं, तत्सम जैसे थे वैसे हम प्रयोग में लाने लगे। तद्भव जैसे थे वैसे प्रयोग में नहीं लाए, शब्द वही है, थोड़ा सा हमने उसके रूप में परिवर्तन कर दिया। फिर इसमें दो कैटेगरी और है, दो वर्गीकरण और है इसमें, एक देशज है, एक विदेशज है। दोनों में क्या अर्थ है, अंतर है, वो भी समझेंगे। सबसे पहले तत्सम, जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, देवता, विद्या, आकाश। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे तौर पर ले लिए गए हैं। फिर है तद्भव शब्द, मैंने अभी आपको बताया, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे सूर्य से हमने सूरज कह दिया, अग्नि से आग। आप कहकर देखिए, अग्नि, मुंह को जितना कष्ट होगा कहने में, आग कहने में उतना कष्ट, उतना घुमाव हमारी जीभ को नहीं करना पड़ता। फिर आप देखेंगे पानी, जल से क्या हो गया, पानी हो गया। देवता से क्या हो गया, देव हो गया। ठीक है, अब आते हैं देशज शब्द पे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से न आकर किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, वो देशज कहलाते हैं। कि हमने किसी अन्य भाषा से तो उसको नहीं लिया, लेकिन एक क्षेत्र है जहां पर बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उसमें हमने देखा कि कुछ शब्द जो है वहां से आ गए, जैसे खटिया, लोटा, पगड़ी, झोला। ये ऐसे शब्द हैं जो आप जिन पे इनको ये नहीं कह सकते कि खटिया शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया तत्सम शब्द है या तद्भव है। विदेशज क्या होते हैं, जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। आप देखते हैं ना, जब आप हिंदी में बोलते हैं तो कई मूवी में, वेब सीरीज में आपने ऐसा देखा होगा कि जब कोई ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलता है तो लोग उसको ये कहते हैं, भाई थोड़ा हिंदी में बात करेंगे आप। यानी वो है हिंदी ही, लेकिन हम नहीं परिचित उससे कि वह हिंदी बोल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जब मैं करूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक अंग्रेजी का वाक्य है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो हिंदी में हमने जब ट्रांसलेट किया तो हमने स्कूल को तो स्कूल के रूप में ही लिखा, क्योंकि चलन में है, हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, हमने विद्यालय नहीं लिखा। तो स्कूल एक अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है, चूंकि चलन में है तो हम ये कह रहे हैं कि अब वो हिंदी का एक हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं चलन में है इसलिए, है ना। अरबी का एक शब्द है अदालत, अंग्रेजी से लिया है डॉक्टर, फारसी से लिया है बाजार। तो ये शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं, हम कहते हैं कि ये विदेशज शब्द हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण हमें समझना चाहिए वो यही हो सकता है, जो विदेश से लिया गया हो, अपने क्षेत्र में बना हो, किसी भाषा से एज इट इज ले लिया है, जैसा था वैसा ले लिया है, तत्सम, या हमने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है, तद्भव। बस इतना है। तो हमने स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको समझ लिया। अब देखिए, थोड़ा अगर आप विस्तृत ढंग से देखना चाहें, समझना चाहें, तत्सम शब्द, इसमें जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में लिए गए, ये मूल रूप से संस्कृत में होते हैं और हिंदी में इन्हें उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया इसकी विशेषताएं भी बताइए, तो देखिए यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। क्या है, तत्सम शब्दों की रचना और उच्चारण संस्कृत के समान ही होता है। जैसे संस्कृत में बोले पढ़े सुने जाएंगे, वैसे ही हिंदी में भी। ये मुख्यतः धार्मिक, साहित्यिक और शुद्ध हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जब धार्मिक बातें आती हैं, है ना, कोई अनुष्ठान होना है, यज्ञ होना है, कथा होनी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वही होगा कि जो श्लोक हैं उनसे जो शब्द जैसे लिए गए हैं। आप देखेंगे कि जो पंडित लोग होते हैं जो कथाएं सुनाते हैं, है ना, सनातन धर्म में, आप देखते हैं कि वे लोग का जो उच्चारण है उसमें अधिकतम शब्द आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको लगता है कि ये तो शुद्ध हिंदी अथवा संस्कृत के शब्द हैं, सुनने में ही आपको समझ में आता है।
साहित्यिक मतलब जो साहित्य में, अब जैसे आप जब रचना पढ़ेंगे, तुलसी के दोहे है ना, तुलसीदास जी के जो लिखे हुए हैं, तुलसीदास जी ने जो लिखे हैं वो पढ़ेंगे आप, रहीम के दोहे पढ़ेंगे, कबीर के दोहे पढ़ेंगे आप, या कोई कविता पढ़ ली आपने जो पहले के समय में लिखी गई, रामधारी सिंह दिनकर की मान लीजिए, रश्मि रथी के कुछ अंश आपने पढ़ लिए, तो क्या होगा जब आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें जो शब्द है वो आपको वही मिलेंगे जो उस समय प्रयोग में लाए जाते थे, जिस भाषा का उनको ज्ञान था, जो समझ थी उनके अंदर। तो वो शब्द जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पे समझ में आते हैं, साहित्यिक शब्द हैं। ऐसे ही शुद्ध हिंदी भाषा में जो बोले गए शब्द हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, तो ये इसकी विशेषताओं में आ जाएगा। इनका प्रयोग, तत्सम शब्द की हम बात कर रहे हैं, इनका प्रयोग संस्कारशील भाषा और लेखन में अधिक होता है। आपने किसी से पूछा कि तू वहां काय को गया था, या काय के लिए चाहिए तुझे, तो ये जो काय को है, काय के लिए चाहिए, ये आपने कभी भी किसी पत्र में लिखा हुआ नहीं देखा होगा। आपने हमेशा जब भी देखा होगा तो किसने, किस लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। जैसा आप बोलते हैं ऐसा आप लिखते नहीं हैं, आपने देखा होगा। अब तो खैर आप व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जैसा आप बोल रहे हैं फ्लो में वैसे ही लिख दिया, और बल्कि शॉर्ट में ओके को हम के लिख देते हैं। लेकिन जब पत्र की बात होती है, जब आप किसी को लेटर लिखते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो उसमें ऐसा नहीं होता। औपचारिक अनौपचारिक में अपनी एक सीमा होती है जिसमें हमें, जिसके दायरे में लिखना होता है, और शब्दों को जो है हम ऐसे ही नहीं फेंक देते किसी के सामने जैसे हम सामान्य बातचीत में प्रयोग में लाते हैं। तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है कि संस्कारशील भाषा और लेखन में आप देखेंगे कि तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। इनके उच्चारण में कठिनता तो हो सकती है क्योंकि कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषा में कम प्रचलित हैं, जैसे ये र की अगर मैं बात करूँ, ज्ञ की अगर मैं बात करूँ, या फिर मैं श की बात करूँ। ठीक है, मैं जब आपसे कहता हूँ भाषा के बारे में, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है, आप ध्यान रखिएगा, जो लोग हिंदी भाषा को समझना चाहते हैं और किसी न किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी जो है वो आती है। तो एक समझ होना बहुत अनिवार्य है हमारे अंदर कि हम किस तरह से शब्दों को समझें। हिंदी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें आपको चीज़ें जो है वो रटना पड़े, है ना। यहाँ पे रटना शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन समझ के जब आप किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो वो सही रटना है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ को बिल्कुल बिना लॉजिक के याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रटना वही है जो पूरे लॉजिक के साथ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास में है और वो आप भूल ना जाए, इसलिए उसका रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप रटे जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को समझिएगा। इनके उच्चारण में कठिनता हो सकती है क्योंकि कुछ ध्वनियां, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कम प्रचलित है हिंदी भाषा में। अब देखिए, तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण अगर मैं बताना चाहूं, जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरणें तेज होती है, तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने हिंदी में इसका प्रयोग कैसे कर लिया। अग्नि, अग्नि में जलाने की शक्ति होती है। देवता, हम मंदिर में देवता की पूजा करते हैं। और विद्या, विद्या अर्जन से ज्ञान बढ़ता है। तो ये कुछ उदाहरण है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको मुझे बताने की आवश्यकता है, आपको ये पता ही है। ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक तथ्य पे अगर हम चर्चा करना चाहें, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, तत्सम शब्द मुख्यतः संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। जब बात आती है कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने संस्कृत से ले लिए शब्द, लेकिन संस्कृत में कहाँ से लिए? संस्कृत की क्या कोई किताब है जिसका शीर्षक है संस्कृत, वहाँ पे शब्द हैं बहुत सारे आपने ले लिए? कुछ ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है। इसमें वेद से तो आप परिचित होंगे, 4 वेद हैं मुख्य रूप से, और महाभारत है, रामायण है, इनसे भी आप परिचित हैं। उपनिषद यहाँ पे लिखा गया है, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मैं आपको बता दूं कि उपनिषद का अर्थ होता है कि बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है वो पढ़ रहे हैं और गुरु जो है वो उनको पढ़ा रहे हैं। एक तरह से कक्षा का पर्यायवाची आप इसे मान सकते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत ही शिक्षित वर्ग की भाषा थी और इसलिए हिंदी में तत्सम शब्दों की संख्या जो है वो अधिक है। जब हम हिंदी के विकास क्रम को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसे ही हम खड़ी बोली पर आते हैं तो खड़ी बोली में जब अधिकतम शब्द संस्कृत के जोड़ लिए जाते हैं तो वो हिंदी वाली शाखा हो जाती है, वो फिर हिंदी बन जाती है। ठीक है, हिंदी में अधिकतर धार्मिक और शुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस पर अभी हमने बात की थी। एक भाषाविद हैं किशोरीदास बाजपेयी, उनके अनुसार तत्सम शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा की जड़ों को संस्कृत से जोड़ते हैं और भाषा को एक प्राचीन गरिमा जो है वो प्रदान करते हैं।
ध्यान रखिएगा, भाषा को सीखना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप किसी भी विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो भाषा है वो माध्यम बनती है, पुल बनती है, जिससे आपके अंदर एक समझ स्थापित होती है। तो हमेशा आप अपनी भाषा से बहुत लगाव रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक रचनाओं का अध्ययन करें, और कोशिश ये भी कीजिए कि वो किताब से करें, ना कि किसी मोबाइल से, किसी ऐप से, किसी टैब से या किसी लैपटॉप से। किसी मजबूरी में ठीक है कि आपने लैपटॉप खोल लिया, लेकिन किताब को जब आप हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो उसकी अनुभूति कुछ अलग होती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन है, वो बहुत मजबूत होती है। तो हमेशा प्रयास रखिए, कोशिश करिए कि जब भी आप कुछ पढ़ें, सीखना, एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो किताब हाथ में लेकर उससे पढ़ें। इसमें आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तद्भव शब्द के विषय में। अभी हम स्रोत के आधार पर वर्गीकरण ही देख रहे हैं। परिभाषा की सबसे पहले बात करते हैं। तो तद्भव शब्द जो है वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, और समय के साथ इन शब्दों के उच्चारण स्वरूप में परिवर्तन आ गया, जिससे वे हिंदी भाषा में स्वाभाविक रूप से घुल मिल गए हैं। समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता गया उनमें, यानी वो जैसे थे वैसे नहीं लिए गए, नहीं तो वो तत्सम हो जाते। अब इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करें। ये शब्द संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में सहज रूप में बोले जाते हैं, जैसे अग्नि का आग हो गया, इस तरह से। आम बोलचाल की भाषा में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत के कठिन उच्चारण वाले तत्सम शब्द समय के साथ सरल रूप में परिवर्तित होकर तद्भव बन गए हैं, और तद्भव शब्द अधिकतर ग्रामीण और आम बोलचाल में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि कोई भाषाविद, भाषा विशेषज्ञ है, तो वो जो है वो तद्भव शब्दों का उतना प्रयोग नहीं करेगा अपनी भाषा में, जितना कि एक आम बोलचाल करने वाले, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं, वे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। इसके भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी तेज़ हो जाती है, आग में लकड़ी जल जाती है, देव मंदिर में है। उन्हीं को मैंने बदलकर जानबूझकर शामिल किया है, ताकि अधिकतम, मतलब एक ही उदाहरण से अगर हम अलग अलग चीज़ें समझते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि समझ जो है वो थोड़ी और गहराई से जो है वो हमारे अंदर आती है। ठीक है, ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक तथ्य, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तद्भव शब्द प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी में आए हैं। अभी हमने हिंदी के विकास क्रम को बहुत अच्छे से, मैंने आपके साथ में उस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी समझिए कि कोई भी भाषा एक दिन में तैयार नहीं होती है ना। जैसे एक बच्चा पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता, फिर युवा अवस्था में आता, फिर उसके पश्चात वो प्रौढ़, और तो वैसे ही भाषा का भी एक अपना विकास क्रम होता है। तो ये अलग अलग स्तर हैं भाषा के, है ना। प्राकृत, फिर अपभ्रंश, है ना। तो उसमें उस भाषा से होते हुए हिंदी में आए हैं। जब हिंदी विकसित हो रही थी, तब आम जनता ने संस्कृत के कठिन शब्दों को सरल बना करके अपना लिया। हिंदी साहित्य और लोकगीतों में तद्भव शब्दों की क्या है, प्रधानता देखने को मिलती है। फादर कामिल बुल्के के अनुसार तद्भव शब्द हिंदी भाषा की सहजता और ग्राह्यता का प्रतीक है, जो भाषा को अधिक सरल और जनप्रिय बनाते हैं। ठीक है, जब आप कहते हैं ना कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे विश्व के स्तर पर जो है वो स्वीकारी जाती है, तो उसमें एक विशेषता ज़रूर ये शामिल होगी। जब भी आप ऐसा कहें और कोई आपसे पूछे कि बताइए ऐसा क्यों है, तो एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में बहुत कम बात कह करके, बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करके आप जो है बड़ी से बड़ी बातों को समझा देते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा सहज होता है बोलना। आप कम मुंह खोलकर भी बोल सकते हैं, तभी वो फ्लुएंसी आपके अंदर आएगी। ठीक है, अब देखिए, देशज शब्द की मैंने बात की थी, तो ये वो शब्द है जो किसी भी अन्य भाषा से न आकर किसी विशेष क्षेत्र की लोक भाषा से उत्पन्न हुए हैं, और ये शब्द पूरी तरह से भारतीय मूल के होते हैं और किसी अन्य भाषा के शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इनकी विशेषताओं को थोड़ा समझिए, ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में आप देखेंगे अलग अलग देशज शब्द होते हैं। और जैसे राजा है ना, हिंदी में जैसे आपने कहा राजा, तो अब राजस्थानी में राणा कहते हैं, जैसे महाराजा है वहाँ महाराणा होता है। ऐसे ही मराठी में आप देखेंगे तो पहले वो मराठा कहते थे, फिर महारठीक होते थे, जो महाराजा के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से समझिएगा।
इनका प्रयोग मुख्य रूप से लोक भाषा और बोलचाल में किया जाता है देशज शब्दों का, और ये शब्द अधिकतर ग्रामीण और जनसामान्य के बीच ही प्रचलित होते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे खटिया पर सो जाओ, झोला उठाकर चलो, बाजार से ताजी लकड़ी ले आओ, ककड़ी ले आओ, और चूल्हे में लकड़ी जल रही है। इस तरह से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की अगर मैं बात करूं देशज में, तो समझिए कि हिंदी भाषा के विकास में देशज शब्दों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और ये शब्द आम जनता द्वारा बनाए गए थे, और लोकगीतों लोक कथाओं में इनका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और एक है विदेशज शब्द, जो हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं, उसमें ये जो चौथा और अंतिम प्रकार है वो है विदेशज शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए और ये शब्द हिंदी भाषा में फिर घुल मिल गए और अब सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तो क्या है, विदेशी आक्रमणों, व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल के कारण हिंदी में विदेशी शब्द आए हैं। कई विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी लोग यहाँ पर आए, रहे, हम गए, तो क्या होता है, न सिर्फ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, सुझावों का होता है, एक दूसरे के रहन सहन संस्कृति का भी होता है आदान प्रदान, और शब्दों का भी होता है। तो वही हमें देखने को मिलता है। ये शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से लिए गए और ये शब्द वर्तमान हिंदी में पूरी तरह से स्वीकार कर लिए गए हैं। अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया था, स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अदालत में देख रहे हैं कि न्याय मिलता है, और अरबी में है ये शब्द जो लिया गया है अरबी से। फारसी से एक शब्द जैसे बाजार है, और पुर्तगाली से जैसे कि अलमारी, मेरी अलमारी में किताबें रखी हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं ऐतिहासिक तथ्य की बात करूं तो विदेशी आक्रमण जैसे मुगल, अंग्रेज के कारण हिंदी में कई विदेशी शब्द जो है वो शामिल हो गए हैं, और हिंदी साहित्य और प्रशासनिक भाषा में भी इनका उपयोग जो है वो किया जाने लगा है। तो ये हमने जो समझा अभी, वो शब्दों के वर्गीकरण में जो उसका पहला प्रकार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उनको हमने जाना और समझने का प्रयास किया। अब हम इसके बाद इसका जो अगला प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। मेरा उद्देश्य एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें करना कभी नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे आपको सहायता मिले कुछ नया सीखने और अध्ययन करने में। मेरा हमेशा से यही प्रयास है कि आप कभी भी, मैं आपको चीज़ें जो है वो थाली में परोस कर ना दूं जैसे कि मुझे भी नहीं मिली और किसी को नहीं मिलना चाहिए। हमें अपना जो संघर्ष है, अपनी जो पढ़ाई है वो स्वयं से करेंगे तो वो हमारे काम आएगी। जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपको कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है, उससे आपका रिजल्ट कभी नहीं बनता। अगर उससे बन रहा होता तो स्कूल में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, तो फिर हर बच्चे का 100% बनना चाहिए। कोचिंग में सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हमेशा हमारा जो प्रतिशत है वो अलग अलग क्यों बनता है परसेंट, क्योंकि वो उस वजह से बनता है जो वजह हम अपने घर पर तैयार करते हैं। हमने अगर हमारे घर पर पढ़ाई की है तो वो आपका रिजल्ट बनाएगी, जो आप खुद से पढ़ते हैं, खुद अपने दिमाग में रखते हैं, जिसका आप रिवीजन करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि टीचर से सिर्फ ये समझिए और ये सीखिए कि हमें किस दिशा में और कैसे पढ़ सकते हैं। हम पढ़ना हमें स्वयं ही है। फिर कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए, और वे आपको ज़रूर बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया होगा, और प्लीज़ वी नीड योर सपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं कुछ और अच्छा करूँ, कुछ और बेहतर करूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो भावनाएँ हैं उनकी अभिव्यक्ति कमेंट्स में ज़रूर करें। नमस्कार।